बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन के लिए मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होना चाहिए। मिक्सचर है सॉल्यूशन। क्या है? एक मिक्सचर है। मीन्स कैसा मिक्सचर? तो होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस mixture of 2 or more components। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, सभी तरफ एक समान, वन फेज का। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन अगर शुगर सैप ले लें, शुगर सैप मतलब शुगर प्लस वाटर, तो इसमें क्या होगा कि जब सॉल्यूशन बनेगा तो जहाँ से भी इसको टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करेंगे उतना ही स्वीटनेस होगा, यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब सभी तरफ क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी होगा, एक समान होगा। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे ये एक सॉल्यूशन है, एक कंपोनेंट जो हो गया वाटर, दूसरा कंपोनेंट हो गया शुगर। मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है। तो अगर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो क्या होगा? यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, तो 2 कंपोनेंट है तो क्या होगा? इसका अगर टाइप्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो एक हो जाएगा, अगर 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन होगा तो वो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर NaCl भी डाल दे, तो अगर NaCl डाल दिए तो इसमें कितना कंपोनेंट्स हो गया? 3 कंपोनेंट्स, मीन्स टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। सिमिलरली 4 कंपोनेंट होगा तो क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग को इस चैप्टर में मेनली जानना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। Binary solution made up of 2 components. 2 components. अब बाइनरी कंपोनेंट जिसमें जो 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक स्मॉलर अमाउंट में होगा, स्मॉलर अमाउंट, और एक कंपोनेंट क्या होगा? लार्जर अमाउंट। लार्जर अमाउंट। तो स्मॉलर अमाउंट में जो कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट।
सॉल्यूट। एंड जो लार्जर अमाउंट में जो कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन तो ये सिंपल है। बाइनरी सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, स्मॉलर अमाउंट में जो होगा वो सॉल्यूट और लार्जर अमाउंट में जो होगा सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। और एक चीज हमेशा याद रखना कि सॉल्वेंट का जो नेचर होगा, जो स्टेट होगा, वही स्टेट और नेचर सॉल्यूशन का होगा। मीन्स अगर ये लिक्विड स्टेट में है सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। और अगर ये सॉलिड स्टेट में है और तो ये भी क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। सिमिलरली ये गैस होगा तो ये भी गैस होगा। और ये कुछ भी हो, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या गैस हो, उस पर ये डिपेंड स्टेट नहीं करता है। जो भी सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। जैसे सिंपल सा अगर हम लोग एग्जांपल देखें, NaCl, NaCl जो क्या है, सॉलिड है, दैट इज क्या हो गया, ये सॉल्यूट। अब इसको डिसॉल्व कर दिए वाटर में, जो हमारा क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट है ये। अब जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो किस नेचर का होगा, जो सॉल्वेंट का नेचर होगा। मतलब ये सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वही स्टेट सॉल्यूशन का होगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो है ये 3 टाइप्स होगा। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, ये हमारा टाइप हो गया बाइनरी सॉल्यूशन का। नंबर 1 सॉलिड सॉल्यूशन, नंबर 2 लिक्विड सॉल्यूशन और नंबर 3 गैसियस सॉल्यूशन। अब इसमें देखते हैं सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा और इसका एग्जाम्पल। तो याद रखना ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है ये भी 3 टाइप्स का होगा, लिक्विड सॉल्यूशन है ये भी 3 टाइप्स का होगा और गैसियस सॉल्यूशन है ये भी 3 टाइप्स होगा। और चूंकि ये सॉलिड सॉल्यूशन है इसलिए लिक्विड जो सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सॉलिड होगा ऑल द 3 केसेस में। और बताएं सॉल्यूट कुछ भी हो, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ये 3 तरह का सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन भी क्या होगा, 3 टाइप्स होंगे। लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स, और तीनों ही के केस में सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड, ये भी क्या होगा, लिक्विड। लेकिन सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसी तरह से
गैसियस सॉल्यूशन भी जो होगा वो भी 3 टाइप्स होगा, और गैसियस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्वेंट का स्टेट होगा तीनों केस में क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन हो गया। ये सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स, लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स, और गैसियस सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन का बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर हम देखना चाहेंगे तो अभी देखे थे NaCl जो कि सॉलिड था, प्लस H2O, ये लिक्विड। और लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए, तो इसके लिए देख लो, जैसे इथाइल अल्कोहल, ये लिक्विड है और इसको वाटर में डाल देंगे। ये भी इथाइल अल्कोहल मतलब क्या हो गया, दारू बोल सकते हैं। उसको पानी में मिला के पीते हैं ना, तो पानी में क्या होगा, वो होमोजीनियस। उसी तरह से गैस और लिक्विड, तो याद रख लेना कि कोई भी गैस जो है वाटर में और अदर लिक्विड में सॉल्युबल होता है। कोई ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा। तो कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो और साथ में लिख दो वाटर, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब आ जाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों कंपोनेंट सॉलिड होना चाहिए फर्स्ट केस में। तो दो सॉलिड का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलॉयज। एलॉयज, तो एलॉयज में बहुत सारा पहले भी तुम लोग याद किए होंगे, जैसे ब्रास होता है ना, ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, जर्मन ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गन, ये सभी है एलॉयज ऑफ कॉपर। एलॉयज ऑफ कॉपर मतलब सभी में एक कंपोनेंट क्या है, कॉपर है। तो इसमें इस तरह से याद कर लेना, एस है, एस का मतलब होता है टीन, एसएन, जेड है, जेडएन। तो याद रख लेना, एस यहाँ है तो यहाँ मत लिखना, इधर लिख देना एसएन, जेड यहाँ नहीं लिख करके ऑपोजिट। और इसको कजनी याद रख लेना, कजनी, और इसको कजसन, कजसन मतलब कजनी मीन्स कॉपर, जिंक, निकेल, कजसन कॉपर, जिंक, टीन। और एक होता है स्प्लाटर, इसके लिए याद रख लेना कालिया, कालिया, स्प्लाटर कालिया। कालिया मीन्स काली, लेड, आयरन। तो ये सभी हो जाएगा एलॉयज का। इसी तरह से लिक्विड सॉलिड में, तो याद रख लेना, लिक्विड सॉलिड में एक जो भी अमलगम होगा, ये कंपोनेंट मरकरी होगा, और मरकरी क्या होता है लिक्विड स्टेट में, तो अमलगम, कोई भी अमलगम। और गैस और सॉलिड, तो हमेशा याद रख लेना, सॉलिड जो पैलेडियम है उसमें हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखो यहां गैसियस में गैस गैस का कॉम्बिनेशन है, तो गैस गैस में याद रख लेना, कोई भी दो गैस नॉन रिएक्टिंग हो तो वो क्या करता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैस ले लो, जनरल केस में जैसे N2 और O2, ये भी दो होमोजीनियस बनाएगा। हालांकि
टेम्परेचर हाई कर देंगे, ये सब कुछ कंडीशन चेंज कर देंगे तो ये आपस में कंबाइन करता है, और नहीं तो ये जनरली इनर्ट होता है। हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो कंबाइन नहीं करता है इन जनरल। उसी तरह से लिक्विड और गैस, तो कोई भी लिक्विड ले लो, जैसे CH3 CaCl3, क्लोरोफॉर्म ले लो, नाइट्रोजन ले लो, और इसमें क्या है, कैम्फोर एक हो जाएगा, कैम्फोर प्लस नाइट्रोजन, तो ये सब एग्जाम्पल है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसका 3 बनाएंगे, और तीनों केस में सॉलिड होगा, लेकिन सॉल्यूट कुछ भी होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड भी इसी तरह से होगा। एग्जैक्ट हूबहू इसका नोट्स मिलेगा तुम लोगों को, बस जस्ट क्लास के बाद ही मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। There are types of binary solution, और अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर हम क्लासिफिकेशन करें सॉल्यूशन का, किसके बेसिस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसके बेसिस पे 2 टाइप का बनेगा, एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें देख लो, मान लो हम 2 ग्लास ऑफ वाटर ले लिए, अब इसमें 1 स्पून क्या ले लिए, शुगर ले लिए, और इसमें 5 स्पून ले लेंगे, तो दोनों ही क्या है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनेगा, दोनों ही। लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों के कंपेयर में रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या होगा, रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट ना, तो जिसमें रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये डाइल्यूट और ये कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट हमेशा याद रख लेना, पतला सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम लोग टर्म यूज करते हैं डाइल्यूशन, तो जब भी डाइल्यूशन टर्म यूज होगा हम लोग क्या समझेंगे, एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है। अब जो बताने जा रहे हैं उससे एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उसको यहां पे ध्यान देंगे, वो है हमारा थर्मोडायनेमिकल aspect of dissolution। डिसोल्यूशन प्रोसेस, दैट मीन जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन। तो जब कभी हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो क्या होता है, 3 प्रोसेस होगा, 3 प्रोसेस। फर्स्ट वन क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ interaction between solute particles
सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये एक प्रोसेस होगा ब्रेकिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल्स। और एक होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent particle। ये तीन प्रोसेस देखने को मिलता है जब कभी हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में। तो ये तीन प्रोसेस, ब्रेकिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स, breaking of interaction between solvent particles and formation of interaction between solute and solvent particle। मतलब क्या है इसको समझेंगे। जैसे ये हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, आपस में कुछ बॉन्ड होगा, इंट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। उसी तरह से ये हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट। तो इसके बीच भी कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा, जब सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों के बीच फिर नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नया इंटरेक्शन होगा। तो अब जरा सा ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा, यहां का बॉन्ड ब्रेक होगा और हम लोग जानते हैं जब कभी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वहां एनर्जी देना पड़ता है। तो कहने का मतलब यहां पे एनर्जी हम देंगे। अब जब एनर्जी दे दिए मतलब डेल्टा H1 दिए, डेल्टा H1 हम एनर्जी इसको प्रोवाइड किए, तो क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहां पे हीट इज एब्जॉर्ब। अब इसी तरह से इस बॉन्ड को, इस इंटरेक्शन को ब्रेक करना है तो फिर यहां पे एनर्जी देना पड़ेगा और एनर्जी देना पड़ेगा मतलब डेल्टा H2। ये सॉल्वेंट का इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पे भी क्या हो गया, हीट इज एब्जॉर्ब। अब क्या होगा, ये दोनों तो क्या हो गया, अलग हो गया, ये सॉल्यूट हो गया और ये तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहां पे क्या था, यहां बॉन्ड तोड़ रहे थे तो एनर्जी लग रहा था इंडोथर्मिक, लेकिन यहां पे क्या होगा, बॉन्ड बनेगा तो जब कभी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो ये एनर्जी हम लोग डेल्टा H3 बोल दिए। नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा हूबहू, जो रफली लिखना चाहते हो रफ में लिख सकते हो, लेकिन अभी मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। एक बार फिर से देखो, क्या बोले कि सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन रहता है, सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन होगा। पहले इस इंटरेक्शन को हमको तोड़ना होगा, तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यह भी एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन ये दोनों आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, यहां से एनर्जी रिलीज होगा। तो हमेशा याद रख लेना, जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो तीन प्रोसेस,
breaking of interaction between solute particles, breaking of interaction between solvent particles, and the formation of interaction between solute and solvent particle. तो अगर हम टोटल एंथैल्पी चेंज का बात करेंगे, यही पूछता है एंथैल्पी चेंज, तो क्या होगा? टोटल एंथैल्पी चेंज जो हो जाएगा दैट इज डेल्टा एच जो होगा इस डिसोल्यूशन प्रोसेस का। तो यहां पे एनर्जी लगा, दोनों प्लस प्लस है, यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, और ये वाला एनर्जी रिलीज हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा H3। मतलब ये डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, और ये क्या हो गया? जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, अब यहां पे ये तो खैर ठीक है, ये हमें पूछता भी है बहुत बार। अब इसमें एक केस देख लो, अगर हम बात करते हैं डेल्टा H3 ग्रेटर देन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, अगर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तो डेल्टा H ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव होगा, और नेगेटिव जो होगा दैट मीन्स हीट रिलीज होगा, हीट इज रिलीज। और वैसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब अगर फॉर्मेशन एनर्जी जो होगा वो ज़्यादा होगा डिसोसिएशन एनर्जी से, तो क्या होगा? डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और उसी तरह से इसी का जस्ट रिवर्स अगर हम बात करें तो अगर डेल्टा H3 लेस देन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो डेल्टा H जो होगा पॉजिटिव होगा, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब, और जो हीट एब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। दैट इज डिसोल्यूशन process is endothermic। तो यहां पे हम लोग ये केस को जरा सा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में ये तो हम लोग क्या लिए हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुआ, लेकिन ये वाला फॉर्मेशन का एनर्जी ना दे करके डिसोसिएशन बोलता है, तो हम लोग क्या करेंगे? बस साइन चेंज कर देंगे और साइन चेंज करके फिर फॉर्मूला बना लेंगे। तो वो खैर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि एक स्टूडेंट को बोले जाओ दुकान से चीनी खरीद के ले आओ, तो वो चीनी ले आया, तो हम बोलेंगे कि इतना नहीं, तो वो पूछेगा ना कितना, तो हमको क्या बताना होगा? उसका वेट बताना होगा। उसी तरह से अगर वही स्टूडेंट को बोले कि जाओ दुकान से 2 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन लेकर के आओ, वो H2SO4 सॉल्यूशन ले आया, हम बोलेंगे ये वाला नहीं, तो पूछेगा ना कौन वाला, तो हमको क्या बताना पड़ेगा? हमको बताना पड़ेगा इसका कंसंट्रेशन। जिस तरह से
वेट अगर हम उसको बोल दिए जाओ 50,000 केजी चीनी खरीद के लाओ, 50,000 केजी चीनी, तो इसको फिर हमको कुछ समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि थैला लेके जाना है, कि पॉलीथीन लेके जाना है, कि रिक्शा में जाना है, कि ट्रक लेके जाना है, सारा नॉलेज मिल जाएगा। उसी तरह से कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन का अगर हमको पता चल जाए तो उस सॉल्यूशन के बारे में एक एक चीज हम लोग बता सकते हैं। यानी सिंपल मीनिंग में अगर हम कंसंट्रेशन का बात करें, कंसंट्रेशन, तो हम लोग बोलेंगे इट डिस्क्राइब्स द characteristics of solution, characteristics of solution, मतलब ये सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाता है। अब देख लो एक चीज और ध्यान दो, जैसे वेट जो हम बात किए, तो वेट को हम बहुत सारा मोड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वेट के लिए हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिलीग्राम, ग्राम, केजी, टन, क्विंटल, पौंड, ऑन्स, बहुत सारा मोड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से कंसंट्रेशन का भी बहुत सारा मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या क्या है, परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, डीमल यूनिट, फॉर्मालिटी। तो ये सभी क्या है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। इसी को सॉल्यूशन वाला पार्ट में पढ़ना है। ऐसे हम लोग 11th में कुछ हद तक देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे सिलेबस में है, पढ़ना जरूरी है ना। तो हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। एक है परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास, और जिसको W बाय W से रिप्रेजेंट करेंगे, W बाय W, परसेंट बाय मास। और दूसरा जो है परसेंट बाय वॉल्यूम, ये रिप्रेजेंट करेंगे V बाय V। थर्ड वन जो है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W बाय V। फोर्थ वन जो है वो हमारा है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। फिर है मोलरिटी, मोलरिटी कैपिटल M। 6 है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कैपिटल N। 7 में मोलालिटी, मोलालिटी स्मॉल m। और 7 में है मोल, 6, 7, 8 में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और 8 मोल फ्रैक्शन हो गया। 9 में फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी F। और 10th में जो है दैट इज डीमल यूनिट, डीमल यूनिट, जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है, हर जगह यूज होगा। मोलरिटी कैपिटल M, नॉर्मलिटी कैपिटल N, मोललिटी M। और मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि बार बार लिखते लिखते क्या हो गया है, आजकल स्टूडेंट सब ऐसे लिखना शुरू कर दिया है इसको, X। कोई दिक्कत नहीं है, X से ही रिप्रेजेंट करेंगे।
पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है, क्या पूछता है, इसमें कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके लिए हमेशा याद रख लेना, हम लोग चार्ल्स लॉ से जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो याद रख लेना, जिसके फॉर्मूला पे वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो उतना इंतजार क्यों कि एक एक फॉर्मूला देखेंगे उस समय तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उतना इंतजार नहीं करो। हमेशा याद रख लेना, ये मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसी के बारे में पूछता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि मोललिटी और मोल फ्रैक्शन ये दोनों ही क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अब वन बाय वन देखेंगे हम लोग इसको। ये जो तीनों जो दिख रहा है ये एक ही जात का दिख रहा है, और सभी परसेंट 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 है। परसेंट है तो सुना ही लग रहा है कि अरे हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं परसेंट कैसे निकालते, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंट बाय मास। फर्स्ट जो है परसेंट बाय मास, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं W बाई W। इसका अपना मीनिंग है W बाई W। देखो ये जो परसेंट बाय मास इसको हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ अंदाज बदला हुआ था। वही अंदाज में पहले देख लो। बचपन में क्या पढ़ते थे, मान लो एक बास्केट है उसमें 5 आम और 6 अनार है, तो बोलेगा आम का परसेंट क्या होगा। आम का परसेंट तो क्या करते हैं, आम बाई आम प्लस अनार इंटू 100, यही हो गया परसेंट। अब जमाना बदल गया है, बास्केट के जगह बीकर आ गया है, बीकर आ गया है, और आम के जगह क्या हो गया, सॉल्यूट, और अनार के जगह आ गया है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब अगर हमको सॉल्यूट का परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन, इनटू 100। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो W लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन को। और W का मतलब होता है वेट, और वेट हमेशा ग्राम में लेंगे। भी रहता तो वॉल्यूम हमेशा ml में लेंगे। तो अगर इसी को हम क्या करें, वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो W बाई W है, मतलब सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्यूशन भी ग्राम में, ये क्या कहलाएगा, परसेंट बाय मास। लेकिन अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, V बाई V, परसेंट बाय वॉल्यूम लिखना है, ऊपर भी V है और नीचे भी, मतलब सॉल्यूट भी ml में लेना है, सॉल्यूशन भी ml में लेना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, दिस इज कॉल्ड परसेंट बाय वॉल्यूम। अगर परसेंट मास बाय वॉल्यूम लिखना है तो क्या करेंगे, इसको ग्राम में लेंगे, ग्राम,
और ये वाला ml में। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंट बाय मास। या इसी को दूसरे अंदाज में देख लो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तब जा करके ये सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन बना है। अगर हमको डिफाइन करना है परसेंट बाय मास, W बाय W, तो परसेंट है इसलिए हमेशा 100 में निकालते हैं, पार्ट्स पर 100 में। और ये W बाय W है, मतलब सॉल्यूट भी क्या है, ग्राम है, और सॉल्यूशन भी क्या है, ग्राम है। तो हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंट बाय मास। मतलब सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये इसका डिफिनेशन हो गया। अगर हमको डिफाइन करना रहेगा परसेंट बाय वॉल्यूम, जिसको हम लोग V बाई V, तो ये तो हमेशा 100 आएगा, लेकिन V बाई V है, मतलब ये भी ml में होगा और ये भी ml में होगा, दोनों ml में होगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, तो हो जाएगा परसेंट बाय वॉल्यूम। अगर इसी को हमको बोलना है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम मतलब W बाई V, तो इसको हम लोग ग्राम में लेंगे और ये 100 क्या हो जाएगा, ml में। बोलेंगे क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस तरह से याद रखेंगे। अगर जहां तक फॉर्मूला का बात है, तो फॉर्मूला क्या होगा, परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास, जिसको हम लोग बोलेंगे W बाई W। तो अभी बताए, ऊपर वाला सॉल्यूट और नीचे वाला सॉल्यूशन, यही सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। मतलब ऊपर में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय, ये सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। इसी तरह से परसेंट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, बाय वॉल्यूम V बाय V, यानी सॉल्यूट भी ml में लेना है, सॉल्यूशन भी ml में लेना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। और परसेंट मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम W बाई V। तो क्या है, सॉल्यूट को ग्राम में लेना है, सॉल्यूशन को ml में लेना है। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो ये फार्मूला है, बहुत सिंपल है, यहीं से फार्मूला याद हो जाएगा। ऊपर वाला सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। अब परसेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कहीं पे भी अगर सॉल्यूशन को परसेंट में दिया है तो हम लोग इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं वो समझेंगे। अगर मान लेते हैं कहीं पे लिखा है 2%
H2SO4 सॉल्यूशन, W/W ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो भी कंपाउंड होता है वो सॉल्यूट होता है। H2SO4 क्या है? एक सॉल्यूट है। कोई सॉल्वेंट होगा, फिर जाके क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? W/W। तो इसको तो ऑलरेडी हम लोग कितना लेना है? 100 ग्राम। और ये 2%, ये भी ग्राम में लेना है। तो पहले ये नहीं था तो हम लोग बोलते थे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम। मतलब यहाँ परसेंट है कितना? 2%, यानी 2 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। सिमिलरली अगर 2% H2SO4 सॉल्यूशन V/V होगा तो ये हो जाएगा हमारा V/V, मतलब ये भी ml में और ये भी ml में, मतलब 2 ml 100 ml और ये 98 ml। इसी तरह से 2% H2SO4 सॉल्यूशन W/V, तो क्या होगा? इसको हमको ग्राम में लेना है और ये 100 ml हो जाएगा और 2% है इसलिए 2 ग्राम। अब ये कितना होगा? 98। और पहले बताए जो सॉल्वेंट का नेचर वही सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ml में है तो सॉल्वेंट भी क्या होगा? ml में होगा। अब जरा इसको भी देखेंगे। ये 2% सॉल्यूशन है W/W। तो इसमें क्या होगा? सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट हो जाएगा 2 ग्राम और सॉल्वेंट जो होगा वो हो जाएगा 98 ग्राम। अगर इसी को लिख दे इस तरह से 200 ग्राम ऑफ 2% W/W सॉल्यूशन, मतलब टोटल सॉल्यूशन इसमें कितना है? 200 ग्राम। कैसा वाला है? तो 2%, 200 ग्राम है टोटल सॉल्यूशन और कैसा वाला है? 2%, मतलब 100 में 2 ग्राम, तो 200 में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा? 4 ग्राम। या ऐसे भी निकाल सकते हो 200 का 2%, मतलब 100, ये कट जाएगा तो कितना होगा? 4 ग्राम। मतलब सॉल्यूट जो होगा वो हो जाएगा 4 ग्राम। और सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो 200 में माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 196 ग्राम। 196 ग्राम। इसी तरह से देख लो, ये अगर दे दिया है 300 ग्राम ऑफ 3% W/W, ये सॉल्यूट जो होगा टोटल सॉल्यूशन 300 ग्राम और कैसा वाला है? तो 3%, मतलब 100 में 3 ग्राम तो 300 में 9 ग्राम। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 9 ग्राम। तो सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? 300 में 9 हटाएंगे तो क्या होगा? 291 ग्राम। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालते हैं जब परसेंट दिया हुआ रहता है तब। एक क्वेश्चन आएगा
ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर सॉल्यूशन बनेगा इसका परसेंट क्या होगा। तो परसेंट निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला वो क्या होगा, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन लिखना इनटू 100। अब इसमें देखना है कि इसमें कितना सॉल्यूट है। सॉल्यूट तो इस वाले सॉल्यूशन से 4 ग्राम आया और उस वाले सॉल्यूशन से 9 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट 4 ग्राम प्लस 9 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 13 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूट। और सॉल्यूशन क्या होगा, ये 200 और ये 300, मतलब 300 प्लस 200 500, तो सॉल्यूट टोटल 13 और ये 500 और इंटू 100, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक सॉल्यूशन है तुम्हारा 300 ग्राम और ये कैसा सॉल्यूशन है, 25%, और एक सॉल्यूशन है 400 ग्राम और कैसा वाला सॉल्यूशन है, 40%। अब ये दोनों को मिक्स कर देंगे, ये जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्सचर, इसका परसेंट, तो वही बात करेंगे, परसेंट इक्वल टू सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में क्या होगा, 300 का 25%, तो सॉल्यूट हो जाएगा 75 ग्राम, और इसमें सॉल्यूट जो होगा 400 ग्राम का 40%, मतलब 160 ग्राम, तो दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ सॉल्यूट जो आएगा, सॉल्यूट आएगा 75 प्लस 160, मतलब 235 ग्राम। तो सॉल्यूट हमारा आ जाएगा 235 और सॉल्यूशन ये आ जाएगा 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 700 ग्राम। यहाँ 700 इंटू 100, इसी में जो आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, वही 33.57% आएगा। एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, व्हेन 400 ग्राम of 20% solution was cooled, then 50 gram of solute is precipitated. What is the percent concentration of remaining solution?
मतलब एक सॉल्यूशन है 400 ग्राम, कैसा है 20%। अब उसको क्या करते हैं, कूल करेंगे तो उसमें क्या होगा, 50 ग्राम जो सॉल्यूट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब वो सॉल्यूशन का पार्ट अब नहीं रहा। तो उसको क्या करेंगे, उतना सॉल्यूट बाहर निकाल देंगे और जो बचेगा उसका परसेंट कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो यहां पे देख लेते हैं, ये एक सॉल्यूशन है 400 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन। 20% है, कितना है 400 ग्राम। तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूट हो जाएगा 400 का 20% क्या होगा 80 ग्राम। और सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट कुछ नहीं हो रहा है, तो सॉल्वेंट जो हो जाएगा 320 ग्राम। अब क्या करते हैं, अब तो हमको मिल गया 400 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें 80 ग्राम सॉल्यूट है और 320 ग्राम सॉल्वेंट है। अब सिर्फ बाहर जो निकाल रहे हैं वो सॉल्यूट को, और सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम। तो अब ये सॉल्यूशन जो बना है उसमें अब सॉल्यूट कितना हो गया, 50 तो माइनस हो गया, तो अब बचा कितना, सॉल्यूट जो है वो 30 ग्राम बचा। लेकिन सॉल्वेंट कुछ नहीं हुआ है, सॉल्वेंट एज इट इज, सॉल्वेंट जो होगा वो 320 ग्राम, मतलब सॉल्यूशन जो होगा 350 ग्राम। तो परसेंट कंसंट्रेशन जो है हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब सॉल्यूट जो होगा वो हमारा 30 है और ये हमारा 350 है और इनटू 100। यही आंसर है 8.57। तो ये रहा हमारा परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम और परसेंट मास बाय वॉल्यूम। फोर्थ वन जो है, फोर्थ वन वो हमारा होगा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। अभी हम लोग जो परसेंट कंसंट्रेशन का देखे थे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, उसमें क्या देखे थे, परसेंट वाले में, परसेंट वाले में 100 में कितना, 100 में कितना ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड परसेंट बाय मास। अब परसेंट बाय मास को हम लोग बोलेंगे पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100 मतलब 100 में कितना, ये हमारा है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना होगा। तो सिर्फ इसी को हम लोग 100 ना लिख करके 10⁶ लिखेंगे, तो यही हमारा हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। और डिफाइन करेंगे तो इधर से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो फार्मूला हम लोग देखे थे, डिफाइन तो कर सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 के जगह 10⁶ ग्राम। और फॉर्मूला हमारा क्या था परसेंट बाय मास का, परसेंट बाय मास का था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। और परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम जो था वो था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 और 1% मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला था W/V, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो अब इसी को पार्ट्स पर मिलियन बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे, 100 जो है इसको 10⁻⁶ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। और ये जो था वॉल्यूम, इसको अगर हम लोग 10⁻⁶ करेंगे तो ppm बाय वॉल्यूम हो जाएगा, और इसमें भी 10⁻⁶ करेंगे तो हो जाएगा ppm मास बाय वॉल्यूम। तो फॉर्मूला याद कर रखने तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ परसेंट में 100 आता था, ppm में यहाँ 10⁻⁶ आता था। ठीक है, जैसे पहले भी देखे 2% था W/W H2SO4 सॉल्यूशन, इसका क्या बोले थे, H2SO4 प्लस सॉल्वेंट और ये हमारा सॉल्यूशन। तो परसेंट है तो ये हमारा 100 ग्राम और ये 2 ग्राम, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये 98 ग्राम। लेकिन अगर इसी को हम लिखेंगे 2 ppm बाय मास, तो यहां तो 2 ग्राम हो जाएगा, लेकिन यहां पे हो जाएगा 10⁻⁶ ग्राम। अब ये क्या होगा, 10⁻⁶ में 2 ग्राम माइनस कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है कि 10⁻⁻⁶ माइनस 2 और ये नेग्लिजिबल है फिर 10⁻�6 नहीं, एग्जैक्ट लिखना है। तो चूंकि ये 10 लाख है ना, 2 रुपये का खा गया तो बचा 9,99,998, 9,99,998 ग्राम ये आएगा। हो गया टाइम, 5 मिनट। और इसमें ppm में ये भी याद रख लेना है, ये ppm कंसंट्रेशन, जैसे परसेंट मास बाय वॉल्यूम या W/W या V/V कहाँ यूज होता है, तो देखोगे बहुत सारा मेडिसिनल जैसे कफ सिरप वगैरह सब में इस तरह से कंपोजिशन रहता है, तो वैसे सॉल्यूशन में ये सब यूज होता है। लेकिन ppm कहाँ यूज होगा, तो ये ऑलवेज याद रख लेना, ppm वैसा सॉल्यूशन में यूज होता है जो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी इन द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन, जैसे वाटर पॉल्यूशन हो चाहे एयर पॉल्यूशन, हमेशा हैं ppm में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट डे नोट्स अभी मिल जाएगा, सेंड हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।